beginning of 1991-92, Project Elephant was launched and many steps were taken to protect and conserve elephants. The aim of this project is to protect the elephant habitats and their corridors, to resolve the human-elephant conflicts and ensure the betterment of captive elephants. Under this project, a census of elephants is carried out every 5 years. According to the 2017 census, there are 29,964 elephants in India. It is the commitment of the Modi government towards the conservation of elephants and the efforts of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Several efforts have been taken by the ministry to protect elephants, along with working on their safety concerns. Myriad of programs have been launched to protect elephants and their habitats. Plus, to put an end to the human-elephant conflict, states are being provided with enormous help. The communities residing around forests have a major role in the protection of elephants. Without their support, the conservation and solution to the human-elephant conflict is not possible. Let's all take a pledge to protect our national heritage animal, our elephants. This will further conserve our forests and environment so that our future generations can also be benefited. Hi everyone. Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right thing. सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है efficiency होना, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है effectiveness. Effectiveness is doing the right things. So today is 7th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, your dreams and your reality, इनके बीच जो फासला होता है वो होता है डिसिप्लिन का. Remember, a disciplined mind leads to happiness and an undisciplined mind leads to suffering. Study full throttle. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 28th ऑफ मई हम टारगेट कर रहे हैं, और ये जो हफ्ता है 7th to 14th ऑफ अप्रैल का, ये हम डेडिकेट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए. इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस 28th ऑफ मई एग्जाम. सो इस पूरे हफ्ते में हम इकोनॉमिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे. प्रीलिम्स बैच जो था हमारा, प्रीलिम्स बैच में जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे तो हमने प्रीलिम्स का सिलेबस भी देखा है और साथ ही साथ मेंस का सिलेबस भी देखा है, और एनसीईआरटी की सारी समरी और जिस्ट भी हमने कवर किया. आई हैव शेयर्ड दीज लिंक्स विद यू, हैव अ लुक. अब हम प्रीलिम्स बैच में 1-to-1 सेशंस कल से फुल थ्रॉटल स्टार्ट करते हैं. मीनवाइल जो मिशन 2023 रिवीजन बैच है, इसमें अब सुबह 11 बजे रेगुलरली आपकी क्लासेस होंगी. डिसिप्लिन से क्लासेस लाइव अटेंड करिए, आपको बहुत फायदा होगा. हम इसमें फंडामेंटल्स, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे. शाम को 9 बजे होगी टेस्ट सीरीज की क्लास, और इस पूरे हफ्ते में हम डेडिकेटेड इकोनॉमिक्स के सवाल देखने वाले हैं. टेस्ट सीरीज बैच भी स्टार्ट हुआ था जनवरी में, और अभी तक हमने 35 से ज़्यादा टेस्ट सेक्शनल क्लासेस कर चुके हैं, और बहुत सारे एमसीक्यू, सेक्शनल पॉलिटी, देन हिस्ट्री एटसेट्रा हमने कवर किया. इसको हम कंटिन्यू करेंगे. ये जो हफ्ता होता है, लेट अस डेडिकेट दिस वीक टू इकोनॉमिक्स, और लाइव क्लासेस और सेक्शनल टेस्ट में हम 1000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो इस 28th ऑफ मई एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होंगे. सो यू कैन ज्वाइन दीज 2 कोर्सेज. विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1. सो ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और ये है टेस्ट सीरीज. टेलीग्राम क्विज में एवरीडे वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन. दिस इज वोकैबुलरी. सैक मतलब होता है बर्खास्त, डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. सुपरसीड का मतलब होता है स्थान लेना, टेक द प्लेस ऑफ, और रिप्लेस करना, टेक द प्लेस ऑफ. रेटिफाई मतलब पुष्टि करना, साइन और गिव फॉर्मल कंसेंट. स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, प्रैक्टिस, स्ट्राइव, एंडेवर. एंड प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी. ये जो प्रोबिटी होता है, हम इन सब चीज़ों को एथिक्स में पढ़ते हैं. एथिक्स, रिमेंबर GS4 मेंस में एथिक्स होता है. सो द पॉइंट इज, इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये भी हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाना चाहिए. डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, सो इज द जर्नी. सो जो चीज़ हम GS4 में पढ़ते हैं, वो लेटर एंड स्पिरिट में हमारे कॉन्डक्ट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. प्रोबिटी,
strive, ratify, supersede, or sagged. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. दिस इज सी सेट, ये अभी कंटिन्यू रहेगा. सी सेट में हम ये दो सवाल डेली बेसिस में अभी देखते हैं. दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई टू रीड दिस केयरफुली एंड आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई टू रीड दिस केयरफुली एंड आंसर इट अगेन. ये आंसर राइटिंग है, इसको मिस नहीं करना है. एलिफेंट रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा इस बार. एलिफेंट रिजर्व्स, प्रिपेयर अ नोट ऑन द एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया. एलिफेंट के बारे में भी सारा डेटा प्रिपेयर करिए, किस शेड्यूल में है, देन इसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, लेटेस्ट रिपोर्ट एटसेट्रा. और सारे एलिफेंट रिजर्व्स को एक बार क्विकली आप उसकी मैपिंग भी देखिए. सेकंड, मैपिंग पार्ट में ही हम दो राज्य डेली बेसिस पे देख रहे हैं. हमने राजस्थान देखा, गुजरात देखा, महाराष्ट्र देखा, गोवा देखा, कर्नाटका देखा और केरला देखा. तमिलनाडु भी हो गया है. अब हम देखते हैं आंध्रा एंड तेलंगाना. सो डू इट ऑन अ डेली बेसिस, आपको बहुत फायदा होगा. मैं बार बार बताता हूँ, इस एग्जाम में किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. ऑर्डिनरी चीज़ें ही हमें डेली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है. दिस इज़ द रियल डील. एग्जाम की बातें करना, स्ट्रैटेजी बनाना, दिस इज रियली गुड. द रियल डील इज टू सॉल्व, टू एक्चुअली स्टडी. सो वी शुड फोकस ऑन दैट थिंग. राइट आंसर्स, आपको बहुत फायदा होगा. Similarly, this is social media. Which of the following is an example of intangible heritage? अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. तो आपने देखा, PYQs भी देखिए, PYQs प्रीलिम्स के. ये ऐसा नहीं होता है कि हमने कोचिंग के 4 मटेरियल पढ़ लिए, उसी से सवाल आ जाएगा और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड. सोशल मीडिया अपडेट जो गवर्नमेंट दे रहा है, यहाँ से भी सवाल आ सकता है. अब ये सवाल आएगा तो आप इसका क्या सही जवाब देंगे, आंसर. Similarly, the hanging bridge near Tuting in Arunachal Pradesh is built over which river? आप बताइए, सियांग है या फिर ब्रह्मपुत्र है? ये ब्रिज किस रिवर पे है? ओके. सिमिलरली, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था? ये भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द राइट आंसर? टेल ABCD 1 2 3 4. अभी वर्ल्ड हेल्थ डे है 7 अप्रैल 2023. बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर ऑल. ये बहुत जरूरी है टू स्टे हेल्दी. हेल्थ का मायना केवल फिजिकल हेल्थ नहीं होता है कि बॉडी पैरामीटर्स आर लुकिंग गुड देन दिस पर्सन इज हेल्दी. नो, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी होना चाहिए. और साथ ही साथ हमें ज़रूरत है कि हम हाइजीन मेंटेन करें. व्हाट इज़ हाइजीन? जैसे हम ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी, जो घर में भी हम स्वच्छता अभियान रखते हैं, सो हम मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हम फिजिकल हेल्थ तो ध्यान रखते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हाइजीन हम क्यों नहीं मेंटेन करते हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव मेट विथ सो मेनी स्टूडेंट्स एंड व्हाट आई हैव फाउंड इज, किसी भी स्टूडेंट में कोई भी फंडामेंटल कमी नहीं है. IQ सबका बहुत अच्छा है, मेन प्रॉब्लम आती है EQ में. डेली वो मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं, डेली वो स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, कई बार थोड़े से डिफिकल्टी आती है और वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, परसिस्टेंस नहीं हो पाता और परसीवरेंस नहीं हो पाता. सो द पॉइंट इज, हमें इमोशनल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखना है. आपका ऑटोमेटिकली अच्छी पढ़ाई होगी एंड यू विल डू वेल. टेक गुड केयर, फिजिकली और इमोशनली अपना ध्यान रखिए. 28 मई एग्जाम के लिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अभी जैसे जैसे अप्रैल और मई आ रहा है ना, आप देखना आपको डिफिकल्टीज आएंगी. सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. दिस इज गज उत्सव. सी, द्रौपदी मुर्मू मैम, हमारी राष्ट्रपति, ने ये बताया अभी 7 अप्रैल में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी इनॉग्रेशन भी है. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है. भारत में एशियाई हाथियों की ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है. सो दिस इज एक्सीलेंट. लेट अस लर्न अबाउट इंडियन एलिफेंट. हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक अफ्रीका के 2 एलिफेंट हैं जो एक ग्रासलैंड्स में रहते हैं और एक फॉरेस्ट में रहते हैं, और फिर एक है एशियाटिक एलिफेंट. तो अफ्रीकन एलिफेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है. 4 हेड फॉर्म्स है, ईयर्स कवर शोल्डर है, बैक डिप हो रहा है, 3 टोज है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, और यहाँ पे जो ट्रंक है उसमें ऐसे 2 नॉब्स बने हुए. जबकि जो इंडियन एलिफेंट है उसमें 2 हम्प्ड फोरहेड है, ईयर्स डू नॉट कवर शोल्डर, आर्क्ड बैक होती है लाइक दिस, 4 टोज है, 5 टोज है, 1 नॉब है ऑफ फ्लैश ऑन टिप ऑफ ट्रंक. सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस. जैसे एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन, एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता, एशियाटिक राइनो, अफ्रीकन राइनो, तो एशियाटिक एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, लाइक दिस देयर आर सम डिफरेंसेस.
आप बताओ, इंडिया में एशियाटिक चीता अभी इंट्रोड्यूस किया है हमने कूनो नेशनल पार्क में, ट्रू और फॉल्स? सो ये हुआ सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। आईएएस ऑफिसर रिटर्न्स टू साइट ऑफ एब्डक्शन। यहाँ पे हम बात करेंगे मलकानगिरी मेकओवर पे। गवर्नमेंट फॉर सीबीआई प्रोब अगेंस्ट ऑक्सफॉर्म इंडिया। व्हाट इज ऑक्सफॉर्म इंडिया? अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्शन। ओके, दिस इज एडिटोरियल लीड आर्टिकल। अब ये फ्रंट पेज है। यहाँ पे लिखा है इफ गवर्नर विदहोल्ड्स नोड इट मींस बिल इज डेड। सी, अक्सर राज्य विधानसभा ने जो बिल पास हुआ वो गवर्नर से ओके कराना पड़ता है। अगर गवर्नर ने उसको ओके नहीं किया तो ऑटोमेटिकली बिल जो होगा वो वहीं पर एंड हो जाता है। अब बिकॉज ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखा गया है कि गवर्नमेंट एज सच नो नहीं बोलते, नो नहीं बोलते। अगर हामी नहीं दिए तो ये बट ऑब्वियस है कि वहां पे नो बोला गया है। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी अक्सर हो जाता है कि विधानसभा ने एक बिल पास किया और गवर्नर ने उसको ओके नहीं किया, या फिर गवर्नर ने उसको रिजर्व कर लिया फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड विदहोल्डिंग एसेंट, मतलब हाँ नहीं बोला है, विदहोल्डिंग एसेंट इज द बिल फॉल्स थ्रू, तो इसका मतलब है द बिल इज डेड। विदहोल्डिंग एसेंट का मतलब है बिल इज डेड। इट इज अ डिसेंट लैंग्वेज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड रिजेक्ट। So when you say withhold, the bill is dead, he told civil services aspirant during an interaction at the Raj Bhavan. ये बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज। तो सी, सेंटर ने अमेंड किया है आईटी लॉ। इंटरमीडियरीज कैन नॉट बैंक ऑन सेक्शन 79 जो उनको एक इम्यूनिटी देता था, नाउ गिव्स देम इम्यूनिटी फॉर कंटेंट पुट अप बाय यूजर्स। मतलब ऐसा था कि प्लेटफॉर्म में अगर किसी यूजर ने कंटेंट डाला है तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की जिम्मेदारी नहीं है, वो यूजर की जिम्मेदारी है। ये सेक्शन 79 है, बट अब इसमें चेंजेस लाने की बात है। सो द पॉइंट इज दे हैव टू रिमूव एंटी गवर्नमेंट पोस्ट वंस पीआईबी सेंड्स आउट अलर्ट, बिकॉज यू नो ये जो फेक न्यूज है ये एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा मेनेस है। सेंसर करना जरूरी है फेक न्यूज को। तो ये रन डाउन है न्यू अमेंडमेंट रूल्स, आईटी रूल्स 2021 आए थे। अब इसमें ये भी है कि द अमेंडमेंट रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट फेक न्यूज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग होस्टेड। अगर फेक न्यूज है, यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाइजीन मेंटेन रखे वहां पे। द गवर्नमेंट विल अपॉइंट एन एजेंसी लाइकली द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो फेक न्यूज एटसेट्रा को देखेगी। Amendment would only remove the legal shield for third-party post on social media and wouldn't constitute censorship. तो यहाँ पर ये बताया थर्ड पार्टी पोस्ट को हटाना पड़ेगा, मीन्स कोई यूजर का पोस्ट है, दैट्स ऑल। ये बात है, आई डोंट वांट एनीबडी टू कॉन्फ्लिक्ट दिस एज सम बैटल ग्राउंड्स बिटवीन फ्री स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन। फ्री स्पीच इज इंपॉर्टेंट बट दैट डजंट मीन कि हम मिस इन्फॉर्मेशन करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरीज हैं, उनको अब जरूरत है फेक न्यूज को वो हटाए। इसके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, अगर उनको लेटर सेंड कर रहा है तो उनको वो इन्फॉर्मेशन हटानी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, इसका अमेंडमेंट 2023 में आया है। ये रूल 2021 में आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इसको बताया था। अब बात यह है, पीआईबी का लेटर आता है कि फेक न्यूज को हटाएं तो इंटरमीडियरीज को उसको इमीडिएटली रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज अमेंडमेंट टू चेक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग भी है। कई बार ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं, मनी एंड एटसेट्रा, गेमिंग एटसेट्रा, सो इसमें भी केयरफुल रहना है। सेक्शन 79 जो सेफ हार्बर देता था, अब वो इंटरमीडियरीज को नहीं मिलेगा। पॉज है, नॉट पाइवेट है, सेज दास, मिस्टर दास, आफ्टर आरबीआई होल्ड्स पॉलिसी रेट एट 6.5%। तो अभी 6.5 पे कंटिन्यू रहेगा, इसको फर्दर बढ़ाया नहीं गया है रेपो रिवर्स रेपो को, 6.5 पे अभी रहेगा। ये जब रेट बढ़ रही है इसका मतलब है टाइटनिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की। सो ये तो हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। लद्दाख, लद्दाख इज वेरी ब्यूटीफुल। तो लद्दाख इज नॉट ऑल अबाउट टूरिज्म, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। सो फ्रॉम बुटीक, होटल्स, आर्टिस्ट, रेसिडेंसेज, इन सब के अलावा लद्दाख में बहुत कल्चर एक्स्ट्रावेगेंजा भी है और लद्दाख अनलॉक्ड है बियॉन्ड टूरिज्म, बियॉन्ड टूरिज्म। तो लद्दाख बहुत अच्छी जगह है, वी शुड विजिट। देन दिस इज दिल्ली डेब्यू एंड यहाँ पे एडिटोरियल है, एडिटोरियल शशि थरूर साहब का है। एंड देन दिस इज ओपन जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर। सी, यहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका ओवर्ट क्रिटिकल टेक नहीं लेना है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो होगा सील्ड कवर प्रोसीजर। इस पे मैंने आपको एक एमसीक्यू भी दिया था टेस्ट सीरीज में, सील्ड कवर प्रोसीजर। ये क्या होता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है
सो वो इंफॉर्मेशन किसी केस के रिलेटेड है और उसको इंफॉर्मेशन को जज साहब ने बोला कि हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कंसिडर इन कंसिडरेशन ऑफ दैट केस। सो गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को सील्ड कवर में दे सकती है जो जस्टिफाई करेगा कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया। बट द पॉइंट इज वो इंफॉर्मेशन प्राइवेट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, देन ओनली इट इज ओके। अगर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो सील्ड कवर में नहीं होगा। सील्ड कवर मतलब ओपनली पब्लिक को नहीं बताया जाता है कि ये डिसीजन लिया तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया। तो यहाँ बात है कि मीडिया वन पे जो बैन लगा था उसमें अभी जो सील्ड कवर का है उसमें प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। It could be ascertained if there is proof that non-disclosure is in the interest of national security. Reasonable person would come to the same inference from it. तो public interest national security है then also it is okay, otherwise not okay. कोर्ट ने भी बोला है एक अमिकस क्यूरी अपॉइंट होगा जो इस मैटर को देखेगा। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अमिकस क्यूरी का क्या मतलब होता है? पॉलिटी लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ा था नो। सब्सटेंस सबटेक्स्ट, ये इंडिया में भूटान किंग का विजिट है। भूटान के 5th किंग है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, इंडिया का विजिट है और दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब एंड प्रेसिडेंट मैम से मुलाकात हुआ। भूटान अभी इवॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज में है, उसको एडिशनल स्टैंड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी। भूटान एक हिमालयन दिस किंगडम हर्मिट किंगडम टाइप है और यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत है, हाइड्रो पावर के ह्यूज रिसोर्सेज है। तो हाइड्रो पावर कॉर्नर स्टोन है इंडिया भूटान टाइज का। गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अक्सर क्या होता है प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्ग डिलेड हो जाते हैं, तो कुछ लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट है संकोश रिवर पे है और पुनात सांगचू रिवर पे है, ये काफी डिले हो गया, इनको क्विक करना जरूरी है। टैरिफ की बात है, चूका ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बासोचू पावर प्रोजेक्ट भी है और इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट भी है जयगांव में। थर्ड कंट्री नेशनल्स क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जैसे कोकराझर से गेलिफू, इन सब बातों पे बात हो। अब भूटान इज इम्पोर्टेंट से स्पेस रिसर्च में, स्किलिंग, स्टार्टअप, स्टेम एजुकेशन और इंटरनेट गेटवे में भी। तो जब भी हम बायोलेटरल टाइज प्रिपेयर करते हैं, जैसे इस पे मैंने आपको आंसर राइटिंग भी दिया था, ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए, इसी को एनरिचमेंट बोलते हैं। भूटानीज माइग्रेंट वर्कर्स भी यहाँ पर हैं, बात है उनका। भूटान इलीट वुड हैव बीन एजुकेटेड इन इंडिया, बहुत सारे भूटानीज हैं वो इंडिया में एजुकेशन को लेते हैं, सो दिस इज रियली गुड। इससे एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी एस्टैब्लिश होता है। जैसे म्यांमार की जो ऑंग सॉन्ग सूकी हैं वो इंडिया में उनका एजुकेशन हुआ है। सो द पॉइंट इज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से भी, भूटान पीएम से भी बात हुआ था और भूटान जो है इसके क्या रिलेशंस होने चाहिए चाइना के साथ, बिकॉज चाइना भी अपने बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है विद भूटान, और फिर डोकलाम का एक क्राइसिस भी था। तो द पॉइंट इज बॉर्डर डिस्प्यूट्स और उसमें इंडिया को कैसे कॉन्फिडेंस मिले। डोकलाम का इशू हमने देखा और फिर चाइना के साथ डिफिकल्टी है। एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, क्या आप बता सकते हो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की विड्थ कितनी है? दिस इज अ वेरी नैरो कॉरिडोर। So the point is, India's concern extends to any change in the area surrounding it because this trilateral junction is very significant for India's safety and security. So भूटान को भी कंसर्न होना चाहिए इंडिया की सेंसिटिवनेस से, जो इंडिया के लिए सेंसिटिव मुद्दे हैं। तो तभी ये विन विन होगा और इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी लॉन्ग चेरिश्ड पार्टनरशिप फ्रेंडशिप है उसको हम कंटिन्यू करें। तो दिस इज भूटान। This is next page. This is Macron, Sunak, and an appetite for risk taking. Is the India-Bhutan relationship intact? तो see, फ्रेंडशिप चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इंडिया भूटान की फ्रेंडशिप भी इवॉल्व हो रही है। बट द पॉइंट इज जिस तरीके से दोनों कंट्रीज का पास्ट रहा है और हम 600 किलोमीटर की बॉर्डर भी शेयर करते हैं, हमारी जो बात रहेगी वो यहाँ पे फ्रेंडली टाइज को ही आगे बढ़ाने की रहेगी। हम भूटान को एज अ फ्रेंडली किंगडम मानते हैं। भूटान के लिए पहले जो हमारा बिग ब्रदर टाइप ऑफ सिंड्रोम एटीट्यूड था वो सही नहीं था। बिग ब्रदर मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ लाइक इट एट टाइम्स इट इज नॉट टेकन वेल। तो बिग ब्रदर से बेटर हमने सोचा एल्डर ब्रदर। ये एल्डर ब्रदर पॉलिसी आई थी। एल्डर ब्रदर में थोड़ा और केयर अटेंशन होता है, बट द पॉइंट इज इन सबसे भी जो बेहतर टर्म होता है रिलेशनशिप्स में वो होता है फ्रेंडशिप का। फ्रेंडशिप, बिकॉज फ्रेंडशिप हमेशा बराबर पे की जाती है, बराबर पे होती है, मतलब इक्वल टर्म्स में होती है। तो नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, दे ऑल वांट्स कि इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया इज अ जायंट, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एटसेट्रा, दे वांट कि इंडिया के साथ जो उनके टाइज हो वो इक्वल फुटिंग्स पे हो, मतलब एज अ फ्रेंड की तरह रहना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड, एल्डर ब्रदर बिग ब्रदर के बजाय एज अ फ्रेंड। तो इंडिया भी इसको आगे बढ़ाता है। फ्रेंडशिप इंडिया की सारे नेबर्स के साथ इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे जो हमने बात किया कि दिस हाइड्रो पावर के पॉइंट्स हैं, और फिर चाइनीज प्रेजेंस का एक पॉइंट हो जाता है, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। कई बार इंडियन जो टूरिस्ट जाते हैं उनका बिहेवियर अनटूवर्ड था, तो भूटान ने टूरिज्म रिस्ट्रिक्ट करने की भी बात की थी, बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भूटान के कल्चर में। प्लस भूटान में जब भी हम बात करते हैं तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात आती है। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, व्हाट इज हैप्पीनेस इंडेक्स, भूटान के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज भूटान। तो यस, इंडिया भूटान रिलेशनशिप इंटैक्ट है, इसको और हमको इवॉल्व करना है। तो ये अभी होली मंथ चल रहा है और दिस इज एन इफ्तार फॉर ऑल, इफ्तार फॉर ऑल। तो इफ्तार क्या होता है कि शाम को ऐसे सब साथ में मिलके खाना खाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इफ्तार, दिस इज कॉल्ड इफ्तार। तो देखिए ये जो फोटो है ये है कश्मीर का, ये प्रेयर्स ऑफर हुई सिनेगॉग लेन में, और यहाँ पर इफ्तार का इलेबोरेट मील का प्रोविजन है। तो इट इज लाइक अ गेट टुगेदर कि एवरीबडी विल कम अलोंग और साथ में बैठ के यहाँ पे जो फास्ट है उसको ब्रेक करेंगे और साथ में यहाँ पे खाना खाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इफ्तार। तो कश्मीरी ट्रेडर्स, हैंडीक्राफ्ट, लोकल एंटीक डीलर, गुजराती स्पाइस मर्चेंट्स, ये सब यहाँ पर अभी ये इफ्तार का यहाँ पे है। ओके, देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, चालान्स हैं, ट्रेन्स कैंसिल हो गई है, एंड एफटीए है, एंड दिस। यहाँ बात है रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज पुलिस फोर्स। प्राइमरली दो चीज की बात किया है। पहली चीज है इंडिया की जो पुलिस फोर्स है ये सीवियरली अंडर स्टाफ्ड है। वैकेंसीज 1000 है तो पोस्टिंग्स केवल 100, 200, 300 ही है। सो सीवियरली अंडर स्टाफ्ड है। पुलिस जो हमारी होती है फिर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हो जाती है, ड्यूटी आवर्स नहीं होते, 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। छुट्टियों जब फेस्टिवल्स होते हैं तो ऑर्डिनरी पीपल तो हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, बट पुलिस की ड्यूटी लग जाती है। वीआईपी मूवमेंट है, फेस्टिवल्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो पुलिस का जॉब 24/7 जॉब हो जाता है, 24/7। छुट्टी का कुछ नहीं है, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है जब ऑल द टाइम यू आर बिजी विद योर वर्क। सो द पॉइंट इज पुलिस फोर्स में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। और फिर पुलिस को एट टाइम्स ये भूल जाते हैं कि खाकी के पीछे भी एक इंसान होता है, खाकी के पीछे भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। सो रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज पुलिस फोर्स। सो व्हाट इज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिसने बताया है? पहला तो ये बताया है कि गैप बहुत है, वैकेंसीज हैं और वो फुल नहीं हुई है। दूसरा, पुलिस में भी विमेन रिप्रेजेंटेशन इज लेस, तो विमेन पुलिस ऑफिसर्स की बहुत शॉर्टेज है, विमेन पुलिस ऑफिसर्स की। तो तेलंगाना का ओवरऑल बैक किया है, इसमें इतनी पॉपुलेशन है, और वेस्ट बंगाल लास्ट आया है। तो स्टेट ऑफ पुलिस वैकेंसीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा है, वरिंगली लार्ज है, और द पॉइंट इज ओवर बर्डनड है, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है ऑल कम्युनिटीज का पुलिस फोर्स में। सो ये दो पॉइंट रेज किए। ये रिपोर्ट आई है टाटा ट्रस्ट की, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। आपका होमवर्क है पुलिस रिफॉर्म्स पे एक लाइट थ्रो करिए। पुलिस रिपोर्ट्स, पुलिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस कमिटीज आई है उन पे भी एक लाइट थ्रो करिए। थ्रो सम लाइट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स एंड रेलेवेंट पुलिस रिपोर्ट्स। जापान सरकमवेंट कर रहा है सैंक्शंस और रशियन ऑयल। रशिया पे सैंक्शंस लगाने थे वेस्टर्न वर्ल्ड को बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। रशिया एक ऑयल प्रोड्यूसर भी है, ऑयल सप्लायर भी है, तो रशियन ऑयल पे कैप लगा दिया कि $60 से ज्यादा का रशियन ऑयल बिक नहीं पाएगा। अब रशिया को ऑयल बनाने में ही $20 से $45 लग जाते हैं, और आप सेल करोगे केवल $60 पे, तो रशिया इसको इतना प्रॉफिटेबल नहीं मान पाएगा, और उससे फिर प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इट वॉज अ टैक्टिक बाय वेस्टर्न वर्ल्ड टू सो दैट रशिया कीप इट्स ऑयल आउटपुट स्टेडी। ऐसा नहीं हो कि जैसे इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और रशियन ऑयल बहुत ज्यादा डोमिनेट करने में लग जाए और रशिया को इससे अच्छी खासी इनकम हो जाए। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे। बट जापान, ट्रेडिशनली जापान और रशिया के बीच भी कई बार वॉर्स हुए हैं, बट अगेन दिस इज द टाइम, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो जापान सर्कमवेंटिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, ये दिया है। शोज एंड ड्रामाज है, दिस इज इंग्लिश फनी लैंग्वेज। नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो दोनों का मतलब सेम है। नॉर्मेलिटी का मतलब है वाइडली एक्सेप्टेड वर्ड है, नॉर्मेलिटी 1859 पे आया था। ओके, जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं एग्जाम्पल कि नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो अभी इतना यूज नहीं है, वाइडली यूज नहीं है नॉर्मेलिटी।
फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट कैंपेन में अमेरिकाज प्रेजेंट नीड इज नॉट हेरोइक्स बट हीलिंग, नॉट नॉस्ट्रम्स बट नॉर्मेल्सी, नॉट रिवोल्यूशन बट रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन तो एक मतलब सामान्य नॉर्मेल्सी वहां पे रीस्टोर हो। ओके, तो दिस इज द वर्ड। अब जो नेक्स्ट है वो इम्पल्सिव है और इम्पैक्टुअस है। इम्पल्सिव का मतलब होता है इट कैन बी यूज्ड इन अ गुड सेंस एंड ऑल्सो इन अ बैड सेंस। जैसे इम्पल्सिव एक्शंस नहीं होने चाहिए, इम्पल्सिव एक्शंस एट टाइम्स बैकफायर करते हैं। सो दिस इज दैट। ओके, इम्पल्सिव एक्शन इज डन विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग, तो यू मस्ट बी केयरफुल विद इम्पल्सिव एक्शंस। इम्पैक्टुअस का मतलब होता है, ये कॉनोटेशन है जो हमेशा रैश होगा और रैकलेस होगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ लाइक बैड कॉनोटेशन है। इम्पल्सिव दोनों हो सकता है। देन इसके बाद स्पूनरिज्म का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेलिबरेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनिशियल लेटर्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, जैसे यू हैव हिज द मिस्ट्री लेक्चर, लाइक दैट। ओके, देन ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं, वेल ऑयल्ड बाइसिकल, थर्ड एंड ब्लंडर, ब्लड एंड थंडर की जगह। देन द पॉइंट इज कि दिस इज इंग्लिश। अब यहाँ पर एक और वर्ड है कॉलीग। कॉलीग होता है जिसके साथ आप जो ऑफिस में, वर्क प्लेस में वर्क करते हैं। फायर ब्रांड का मतलब होता है समवन हु डेलिबरेटली फॉर्मेंट्स ट्रबल अ पीस ऑफ वुड दैट हैज बीन बर्न और इज अ बर्निंग, मतलब इंसाइटर, इंस्टिगेट कर रहे हैं, फायर ब्रांड है, आग लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोवोक कर रहे हैं, दैट इज फायर ब्रांड। ओके, अब सी यहाँ क्विज है, इसमें क्विज में जैसे कुछ वर्ड्स हैं यूरेनियम आइसोटोप के, इस बार के एग्जाम में यूरेनियम न्यूक्लियर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 149 है यूरेनियम आइसोटोप अभी जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट दिस एक्टिनाइड एलिमेंट है थोरियम, ये अमेरिसियम है। लेड है, लेड इंपॉर्टेंट है, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट मैजिक नंबर, दिस इज लेड। ओके, हेनरी बैक्वरल मतलब दिस रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स रेगुलेटिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, एमएचए का रिकमेंडेशन है, सीबीआई प्रोब होगा ऑक्सफॉर्म का। इंडिया विल नॉट इंटरफियर इन कतरी लीगल प्रोसेस, स्पेस पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स। इंडिया डिनाइज चाइनाज एलिगेशन ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, प्रोटेस्ट एमजी नरेगा में डाइल्यूट करने पर। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी रिलीज होगा, प्री ड्राफ्ट है, फुल सर्कल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस थ्रू पीडीएस ऑन ट्रैक। ये फोर्टिफाइड राइस से आप क्या समझते हैं? फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड फूड से आप क्या समझते हैं? आंसर, कॉमिटी है एनपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जापानीज आर्मी, एंड दिस इज मैक्रो। चाइना को इंसिस्ट करें कि मिस्टर शी बोले रशिया से नॉर्मलाइज करें रिलेशन यूक्रेन में। सऊदी अरेबिया ईरान रीच एग्रीमेंट ऑन जॉइंट प्लान, तो सऊदी और ईरान दो बड़े राइवल्स गल्फ कंट्रीज के अब साथ में आ रहे हैं। बाइडेन रिव्यू रॉकेट साल्वो लेबनान एंड पाकिस्तान इज इन ट्रबल। देन दिस इज एफटीपी ओपन्स डोर फॉर सम सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्ट, तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्ट को भी हम बढ़ा रहे हैं। तो एक फ्रेश अप्रोच है। एक्चुअली एफटीपी अभी आने वाला है, फुल थ्रॉटल अभी एफटीपी पे वर्क हो रहा है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है। तो एफटीपी पॉलिसी में सेंटर अब अलाउ करेगा सेकेंड हैंड गुड्स का भी इंपोर्ट भी, इससे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स आएंगे, रिफर्बिश्ड, तो सेकेंड हैंड जो प्रोडक्ट्स है वो भी अब यहाँ पर आएंगे। गैस प्राइसिंग है, क्रेडिट लाइंस है, आरबीआई है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है। देन दिस इज आईटी स्पेंड टोटल 109 बिलियन था, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। 4 अप्रैल में ये 2 सवाल थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बताना था और ज्योग्राफिकल मैपिंग बताना था कर्नाटका एंड केरला का। सो दिस इज 4 अप्रैल। यूजुअली हम 2 डेज का साइकिल करते हैं, तो लेट अस डिस्कस इट, लेट अस डिस्कस इट। 4th मतलब आज 6th है, आज 7th है, तो वी कैन डिस्कस। तो ये 2 सवाल है। मोनिका ने देखो कितना बढ़िया हिंदी में लिखा है। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। आपकी राइटिंग साफ होगी, आपको लिखना आएगा। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, उनको बहुत कुछ आता है बट वो लिख नहीं पाते हैं, और लिख नहीं पाएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, आप खुद बताओ। सो द पॉइंट इज लिखना बहुत जरूरी है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को लिखना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों पर एक नोट तैयार करना था, ये प्रत्यक्ष कर बताया आपने। आप देखो कितना सुंदर हैंड राइटिंग है, दिस इज रियली गुड। इसके नुकसान भी बताए, फिर अप्रत्यक्ष कर बताया, इसके प्रकार बताए, देखो सारा पढ़ लिया हमने। कस्टम, तो देखो पढ़ने से चीजें याद रहती है, कंसोलिडेट होती है। वेरी गुड मोनिका, दिस इज रियली गुड। उद्योगों के लिए प्रतिकूल क्या है, फिर लास्ट में हम इसका एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं।
कर्नाटका और केरल के भौगोलिक मानचित्रण पर एक नोट तैयार करना था। दिस इज अगेन रियली गुड। कर्नाटका, देखो जब भी ऐसे सवाल होते हैं ना तो शुरुआत में ही हमें मैप बनाना चाहिए। हम बहुत सारा लिखते हैं और वही चीज अगर हम मैप के थ्रू बताएं, वही चीज हम टेबल के थ्रू बताएं, वही चीज कोई बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन हम वहां पे कर दें, मानचित्र भी बनाना था। थिंक आपका कंटेंट बहुत अच्छा है बट यहाँ पे मानचित्र भी बनाइए, एडजॉइनिंग स्टेट्स बताइए, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स बताइए, लाइक दैट थिंक। प्रियंका, दिस इज रियली गुड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, वेरी गुड। दिस डायरेक्शन, द वे सिस्टमैटिकली हमने इसको देखा, वेरी गुड। दिस इज होलिस्टिक, वेरी नाइस। सारे टैक्सेस, इसको और थोड़ा इलेबोरेट हम कर सकते हैं, है ना। देखो ये मैप बताया, दिस इज गुड। देखो मैप होना बहुत जरूरी है, स्पेशली ज्योग्राफी के हर सवाल में। अब देखो हम पैराग्राफ्स लिखें और ज्योग्राफी के सवाल ऐसे लिख दें, ये थोड़ा बेहतर अप्रोच है, इससे बहुत रेंज कवर हो पाएगी। पैराग्राफ लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सवाल हम ऐसे लिख सकते हैं डायग्राम्स, विजुअल्स के थ्रू, और कहाँ पैराग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, वेरी नाइस। नेहा इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सी दिस इज वेरी नाइस। देखो कितना अच्छा मैप है। दिस इज कर्नाटका, सारे उसके पॉइंट्स आ गए, और दिस इज केरला, रामसर साइट्स वगैरह, बस आपका मैपिंग भी तैयार हो गया। सो दिस इज द डुअल पर्पस, राइटिंग भी हो रहा है और आपका मैपिंग वर्क भी ठीक हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।